बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 25 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ज़ीरो इंस्टॉल। अब ज़ीरो इंस्टॉल क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कहता है फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर। आपको याद है पीछे हमने दो तरह के आर्किटेक्चर पढ़े थे अपने क्लाइंट सर्वर सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने के लिए। वहाँ पे हमने दो तरह के जो है आर्किटेक्चर पढ़े थे, एक हमने फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर पढ़ा था, एक हमने थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर पढ़ा था। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर पोज मेजर चैलेंजेस इन टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। यानी जब हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लाइंट साइड पर इंस्टॉल करते हैं या उसको मेंटेनेंस करते हैं ना, उसकी मतलब उसको ठीक करना। आप मेंटेनेंस किसे कहते हैं, मतलब किसी खराबी की सूरत में अपने सिस्टम को ठीक करना। तो कहता है जब भी हम अपनी क्लाइंट साइड के ऊपर किसी भी एप्लीकेशन की मेंटेनेंस करते हैं या उसको इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब हम फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आगे स्पेशली व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स, यानी कहता है ख़ास तौर पे तब हमें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब क्लाइंट मशीन जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा हों। लार्ज नंबर का मतलब है ज़्यादा मशीन्स जो हैं वो क्लाइंट साइड पे लगी हों, तो तब हमें ज़्यादा जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कब? फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर के अंदर। अब आगे वो जीरो यहाँ से शुरू कर रहा है, वो जीरो इंस्टॉल की बात कि जीरो इंस्टॉल क्या होता है। कहता है जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर इज टू डेवलप अ सिस्टम वेयर नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज नीडेड। कि यानी जब आपकी क्लाइंट साइड पर कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब सिस्टम को डेवलप करते हुए आपकी क्लाइंट साइड पर किसी भी इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, तो वहाँ पर ज़ीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, आगे दिस कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज़ नो और लिटिल प्रोसेसिंग डन एट द क्लाइंट साइड। यानी सबसे उसने ये बताया। अब यहाँ पर देखिए जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर के यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले उसने ये बताया कि जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर क्लाइंट साइड पर हमें किसी भी इंस्टॉलेशन की जो है सिस्टम को डेवलप करने के दौरान ज़रूरत नहीं होती। आगे वो बोल रहा है और इसको जो है डन किया जा सकता है, इसको कंप्लीट जीरो इंस्टॉलेशन आर्किटेक्चर को जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है थोड़ी सी लिटिल बिट प्रोसेसिंग करके क्लाइंट साइड के ऊपर। मतलब जब आप क्लाइंट साइड के ऊपर थोड़ी सी लिटिल बिट भी प्रोसेसिंग कर लोगे ना, तो आपकी जो जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना। आगे थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने दो तरह के आर्किटेक्चर पढ़े थे, फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर और थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। अब वो बता रहा है थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर द एंटायर प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय अ सिंगल सर्वर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस थिन क्लाइंट और फैट क्लाइंट में डिफरेंस भी है। क्या बोला? कहता है जो थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें हमारी तमाम की तमाम प्रोसेसिंग एक सिंगल सर्वर के थ्रू की जाती है, जबकि जबकि हमारे पास जो फैट क्लाइंट होता है या जीरो इंस्टॉल होता है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मल्टीपल सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जीरो इंस्टॉल के बारे में आगे लिखा हुआ है। तो ये आगे ये होगी डेफिनेशन इसकी जीरो इंस्टॉल की। और उसके बाद ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि जीरो इंस्टॉल द नेटवर्क एंड एनवायरनमेंट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्वर साइड प्रोसेसिंग। यानी जीरो इंस्टॉल दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल सर्वर्स को यूज़ करना हो डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूट समझो ना, अपने डाटा को डिफरेंट लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाय एडिंग अ नंबर ऑफ सर्वर्स विच शेयर प्रोसेसिंग लोड। यानी जब हमने एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सर्वर्स का इस्तेमाल करना हो अपने प्रोसेसिंग लोड को शेयर करने के लिए, तब हम वहाँ पे ज़ीरो इंस्टॉल नेटवर्क इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हमने एक ही सिंगल सर्वर से तमाम का तमाम जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करना हो, तो वहाँ पर थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बंदी आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों ये दो डिफरेंस हैं, दो टॉपिक हैं, एन टीयर आर्किटेक्चर और थ्री टीयर आर्किटेक्चर। बेसिकली एन टीयर आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ लेयर जो है ना वो तीन से ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? तीन से अबव होती हैं, मतलब चार होती हैं, पाँच होती हैं, छः होती हैं। और अगर मैं आपको थ्री टीयर आर्किटेक्चर बताऊं तो इसके बारे में आपको नाम ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें सिर्फ तीन लेयर्स होती हैं और तीन लेयर्स के साथ ही आप सारा सारा जो है वो काम करते हो। अब इसमें दोस्तों जो मेन आर्किटेक्चर है वो ये वाला एन टीयर है, और एन टीयर से आगे हमने जो है वो थ्री टीयर आर्किटेक्चर को जर्नलाइज किया हुआ। जर्नलाइज समझो ना, मतलब जैसे एक पेरेंट, आपने जैसे प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि पेरेंट क्लास होती है और एक उसकी जर्नलाइज चाइल्ड क्लास होती है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो एन टीयर आर्किटेक्चर है इसमें तीन से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, मतलब चार पाँच छः इतनी लेयर्स होती हैं।
जबकि 3 टियर आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है जिसमें जो है वो 3 लेयर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो हम 3 टियर आर्किटेक्चर का जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो एन टियर आर्किटेक्चर टू डिफाइन अ मिडल। अब ये करता क्या एन टियर आर्किटेक्चर, इसके बारे में बता रहा है टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड बिटवीन द फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर एंड द थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। यानी आपके, अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये आपने चीज़ें तैयार कर लेनी है कि जो आपका ये एन टियर आर्किटेक्चर होता है जिसमें आप 3 से ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करते हो, ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है कि आप अपने थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर और फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर के दरमियान जो मिडल ग्राउंड होती है ना, जो मिडल ग्राउंड होती है इनके दरमियान, उसको जो है आप फाइंड करते हो किसकी हेल्प से, एन टियर आर्किटेक्चर की हेल्प से। आगे, द आइडिया इज टू इनहेंस scalability and performance by distributing both the data and application using multiple servers machines। अब देखें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कहता है हम एन टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल तब दूसरी दफ़ा तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स मशीन होती हैं और वहाँ पर हमने अपने जो डाटा है और जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनकी स्केलेबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, मतलब बढ़ाना हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें चाहिए हो और बहुत अच्छी स्केलेबिलिटी चाहिए हो, तो वहाँ पर दोस्तों हम अपने मल्टीपल सर्वर मशीन के अंदर जो है वो एन टियर आर्किटेक्चर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस कुड इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स सच एज, कहता है अब ये जो अन टियर आर्किटेक्चर होता है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन कौन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, उसमें वेब सर्वर होता है और डीबी सर्वर होता है। ये 3 डिफरेंट जो है सर्वर्स होते हैं। और एक बात है यहाँ दोस्तों ख्याल रहे, ये जो डिफरेंट सर्वर्स है ना, ये हर सर्वर के अंदर आगे 3 टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है। अब आप ज़रा गौर से बात सुनिएगा, आपके ये सारे सर्वर जितने भी आपके 3 सर्वर्स हैं, ये तीनों सर्वर्स मिलकर जो है वो एन टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इस इंडिविजुअल सर्वर की बात करो ना, मतलब जैसे आप अगर ओनली एप्लीकेशन सर्वर की बात करो, तो एप्लीकेशन सर्वर जो है अकेला जो है वो 3 टियर का इस्तेमाल करता है, वेब सर्वर भी 3 टियर का इस्तेमाल करता है, डाटाबेस सर्वर भी यानी डीबी सर्वर भी 3 टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये तीनों मिलकर जो है वो एन टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात की समझ आ गई होगी कि ये जो अलग अलग सर्वर्स है ना, ये अलग अलग जो है 3 टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये तीनों मिलकर जो है इकट्ठे मिलकर किसका इस्तेमाल करते हैं, एन टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें, 3 टियर आर्किटेक्चर विच इज एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है आगे वो बता रहा है, सही है। अच्छा, अब 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 टियर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें सिर्फ 3 लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ना तो इसमें 3 से कम होती हैं और ना ही 3 से ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एन टियर की अच्छे से यहाँ पे समझ सारी आ गई होगी, जो मैंने आपको सारी पॉइंट इम्पोर्टेंट समझाए हैं। आगे जी, 3 टियर आर्किटेक्चर, ईच एप्लीकेशन आर्किटेक्चर लेयर्स, कहता है इसमें 3 ये जो है ना लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी, अब उसने लेयर का नाम ही बोला, कहता पहले इसमें जो लेयर इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी जो लेयर इस्तेमाल होती है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और तीसरी जो इसमें लेयर इस्तेमाल होती है उसको हम डेटाबेस लेयर कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, और उनमें जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और थर्ड लेयर को हम डेटाबेस लेयर कहते हैं। अब इनके बारे में आपको बता भी देता हूँ बाद में लेकिन आगे पढ़ते हैं। पहले मे रन ऑन सेपरेट प्रोसेसर्स, और कहता है ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स है ना, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस की, ये कहता है ये तीनों लेयर्स अपना अपना अलग अलग प्रोसेसर जो है वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का अपना प्रोसेसर होता है, एप्लीकेशन लेयर का अपना प्रोसेसर होता है, और डेटाबेस लेयर का अपना प्रोसेसर होता है। इट देयरफॉर अलाउज फॉर बेटर परफॉर्मेंस देन अ थिन क्लाइंट अप्रोच, कहता है ये जो है बहुत अच्छी अप्रोच है एज कम्पेयर टू थिन क्लाइंट अप्रोच के। इट इज़ सिंपलर टू मैनेज देन फैट क्लाइंट अप्रोच एंड हाईली स्केलेबल, कहता है ये जो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है ना, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फैट क्लाइंट अप्रोच को मैनेज करने के लिए और अपनी हाई स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम 3 टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, एक मिनट, अच्छा नेक्स्ट उन्होंने आपको एक डायग्राम से समझाया हुआ है कि 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ये देखें, ये जो हैं आपके वो क्लाइंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो हम एक एप्लीकेशन की एग्जांपल लेते हैं, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब
वो एक ब्राउज़र भी है, गूगल क्रोम एक बेसिकली सर्वर भी है, एक ब्राउज़र भी है जिस पे आप ब्राउजिंग करते हो, लेकिन है तो एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर रहे हो। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं उसकी। तो ये देखिए, ये डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 एंड क्लाइंट 4 है। ये डिफरेंट क्लाइंट जो हैं ये क्या कर रहे हैं, आपकी उस एप्लीकेशन गूगल क्रोम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइंट जिस अपने लैपटॉप के ऊपर या जिस अपने सिस्टम के ऊपर उस गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं ना, वो कहलाएगी पहली आपकी फर्स्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। किसको हम कहते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों वो होती है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर आती है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स मीन वो सर्वर जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा उठाकर आपके डेटाबेस सर्वर को भिजवाते हैं, आपके डेटाबेस सर्वर को भिजवाते हैं। तो ये जो दरमियान में आपके आते हैं ना, मतलब इंटरमीडिएट लेयर, इसको हम कहते हैं बेसिकली एप्लीकेशन लेयर। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, या इसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, या इसको आप मिडल लेयर भी कह सकते हो, इंटरमीडिएट लेयर भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है थर्ड नंबर के ऊपर डेटाबेस लेयर। और डेटाबेस लेयर के अंदर क्या होता है, आपका फिजिकल डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो मतलब कहने का ये है, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसको आपकी इस डेटाबेस लेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम दरमियान में जो है इंटरमीडिएट लेयर, यानी जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये बेसिकली इंटरमीडिएट लेयर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी राब्ते का काम करती है किसके दरमियान? प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर के दरमियान, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक की अच्छे समझ आ गई होगी। बाकी ये डायग्राम आपने बनानी नहीं है, बस आपको ये जो है जो आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया अच्छे से, एन टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर, इसके बारे में आपको अच्छे से जो है नॉलेज होना चाहिए। आगे देखें, नेक्स्ट बात सुनिए ज़रा। कहते हैं एन टीयर आर्किटेक्चर जैसे देखें वही बात मैंने जैसे आपको बताई कि एन टीयर आर्किटेक्चर जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ 3 टीयर आर्किटेक्चर, यानी आपको जो एन टीयर आर्किटेक्चर है वो एक बड़ा आर्किटेक्चर है, उसके अंदर फिर आगे हम 3 टीयर आर्किटेक्चर का जो है वो फर्दर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरलाइज का मतलब होता है आम करता है, मतलब ये कहने का मतलब ये कहता है जो एन टीयर आर्किटेक्चर है वो बेसिकली 3 टीयर आर्किटेक्चर को आम कर रहा है, मतलब उसी के अंदर जो है एन टीयर आर्किटेक्चर के अंदर ही जो है वो हम 3 टीयर आर्किटेक्चर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे सिस्टम आर्किटेक्चर में हैव मोर देन 3 लेयर्स। ये देखा वही बात जिसमें मैंने आपको बताया कि एन टीयर आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें आपकी नंबर ऑफ लेयर जो है वो 3 से ज़्यादा होती हैं। आगे एन टीयर आर्किटेक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, कहता है जो हमारे पास एन टीयर आर्किटेक्चर होता है ना, इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। वी मे डिस्ट्रीब्यूट द एप्लीकेशन ओवर डिफरेंट सर्वर्स, और कहता है इसके अंदर हम अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग डिफरेंट सब सिस्टम्स ऑन डिफरेंट सर्वर्स। और कहता है इसी के साथ साथ अपने डिफरेंट सब सिस्टम्स को अपने डिफरेंट सब सर्वर्स पर ऑपरेट करने के लिए और डिफरेंट एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, तो हम उसके लिए एन टीयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात की? आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी डाटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर। ये एक नया आर्किटेक्चर है जिसके अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कहता है दिस आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू डाटा फ्लो डायग्राम। आपको याद होगा हमने डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि हमारा जो डाटा का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। उसमें हमने डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे और उसमें हमने डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो देखी थी कि किस तरह से हम अपने सिस्टम का डाटा फ्लो तैयार करते हैं, कि हमारा जो है वो किस डिफरेंट हमने देखी पीछे करके, हमने एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देखी थी काफ़ी मिड के पेपर्स के अंदर। तो आप बस इतना भी याद रखो कि जो डाटा फ्लो एंड पाइप फ्लो फिल्टर आर्किटेक्चर ना, ये बेसिकली डाटा फ्लो डायग्राम की तरह जो है वो थोड़ा मिलता जुलता, मतलब उसकी तरह थोड़ा बहुत काम करता है। आगे दिस इज यूज्ड व्हेन द इनपुट डाटा इज प्रोसेस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस टू yield द डिजायर्ड आउटपुट। कहता है जब हमने अपने इनपुट डाटा को प्रोसेस करना हो डिफरेंट सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ताकि हमें अपने डिजायर आउटपुट जो है वो हासिल हो, तो कहता है इट इज़ नोन एज पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर। कहता है इस हम तरीक़ाकार को पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर जो है वो कहते हैं, जिसके अंदर हम अपने इनपुट डाटा को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और फिर वहाँ से हम अपने डिज़ायर आउटपुट जो है वो हासिल करते हैं। आगे दोस्तों फिल्टर की डेफिनेशन है, आपको एमसीक्यू में सर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फिल्टर, फिल्टर क्या होता है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने वहाँ पर बताना ईच प्रोसेसिंग स्टेप इज कॉल्ड अ फिल्टर। कि डाटा फ्लो एंड पाइप एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर के अंदर फिल्टर क्या होता है, आपका वो ईच स्टेप होता है प्रोसेसिंग का जिसको आप प्रोसेस कर रहे हो, मतलब जो भी आप अपनी प्रोसेसिंग के दौरान जो भी प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म करोगे ना, उसको बेसिकली हम फिल्टर कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पाइप। पाइप क्या होता है, कहता है द कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर इज कॉल्ड पाइप।
यानी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से लिंक करने के लिए हम जो कनेक्टिंग लिंक यूज़ करते हैं ना, उसको बेसिकली हम जो है पाइप कहते हैं। थ्रू विच द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, कहता है इस पाइप के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जो है वो मूव करती है। एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मॉडल, कहता है इस मॉडल का जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है, इज डैट ईच फिल्टर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, कहता है इसमें जो हर फिल्टर है ना, फिल्टर मीन वो ईच प्रोसेसिंग स्टेप जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको हम अभी मैंने देखा कि वो ईच प्रोसेसिंग स्टेप जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम फिल्टर कहते हैं। और एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर के दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मुंतकिल करने के लिए, फ़्लो करने के लिए हम जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इसमें बता रहा है कि आपका जो हर फिल्टर है ना वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है of other and does not require knowledge of the working of any other filters including its neighbors। अब यहाँ पे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें की हैं जो आपके एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस आर्किटेक्चर के अंदर जो आपके फिल्टर्स होते हैं ना, जो आपके फिल्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, एक फ़िल्टर को जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि दूसरा फ़िल्टर कौन सा है और वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एक फ़िल्टर दूसरे फ़िल्टर के बारे में नॉलेज नहीं रखता, ना ही उसको ज़रूरत है उसके बारे में नॉलेज रखने की, ठीक है। समझ रहे बात को आगे। इफ़ द डाटा फ्लो हैज़ ओनली अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विद नो अल्टरनेटिव और पैरेलल पाथ्स देन इट इज़ कॉल्ड बैच सीक्वेंशियल। ये बैच सीक्वेंशियल की दोस्तों क्या जी डेफिनेशन है। अब इसमें वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि मान लो कि अगर आपका जो डाटा फ्लो हो रहा है वो एक ही सीक्वेंस के साथ जा रहा है, मतलब पहले वो डाटा पहले फ़िल्टर के पास गया, फिर उसके बाद वहाँ से सीक्वेंस के साथ दूसरे फ़िल्टर के पास किया और फिर वहाँ से तीसरे फ़िल्टर के पास किया, तो कहता है इस तरह के प्रोसेसिंग को जिसमें हम पैरेलल मतलब डिफरेंट पाथ्स के अंदर डाटा को फ्लो नहीं कर रहे बल्कि एक ही सिंगल पाथ के अंदर डाटा को फ्लो कर रहे हैं, तो कहता है इसको हम बैच सीक्वेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको समझ आ जाएगी। ये देखो दोस्तों बैच सीक्वेंशियल इसे कहते हैं। ये देखो इसमें देखो एक ही पाथ ना, देखो यहाँ से डाटा यहाँ पर गया फ़िल्टर 1 के पास, फिर यहाँ से यहाँ पे गया ये फ़िल्टर 2 के पास, फिर यहाँ से यहाँ गया। ये देखो यहाँ पे एक ही सिंगल पाथ है। तो अगर आप एक ही सिंगल पाथ का इस्तेमाल करते हो तो इसको हम कहते हैं बैच सीक्वेंशियल। क्या कहते हैं? बैच सीक्वेंशियल, ठीक है। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान ये होता है कि जब तक आपका फ़िल्टर 1 जो है डाटा फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक फ़िल्टर 2 जो है वो फारिग बैठा रहेगा। इसी तरह जब तक फ़िल्टर 2 जो है वो डाटा फॉरवर्ड नहीं करेगा आगे इस पाइप के थ्रू, तब तक फ़िल्टर 3 जो है वो वेला बैठा रहेगा, फारिग बैठा रहेगा। तो ये बैच सीक्वेंशियल का एक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बैच सीक्वेंशियल क्या होती है कि जब हमारे पास एक ही सिंगल पाथ होता है और उसी एक सिंगल पाथ के थ्रू हम अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इसको हम बैच सीक्वेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू, अब देखो यहाँ पे पहले ये देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई फ़िल्टर 1 के पास, आगे फ़िल्टर 1 से देखो इन्फॉर्मेशन देखो आगे डिफरेंट पाथ के थ्रू फॉरवर्ड हो रही है। देखो यहाँ पे 2 पाथ हैं, अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भी जा सकती है और आपकी वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। तो दिस इज़ अ मल्टी पाथ या पैरेलल पाथ। अब इसमें ये दोस्तों ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपके एक फ़िल्टर से डाटा दूसरे फ़िल्टर की तरफ पहुँचा रहे हैं, इसको हम पाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइप्स कहते हैं। और ये जो आपको फ़िल्टर दिखाई दे रहे हैं, जो आप ये बेसिकली आपके ईच प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं। ये जो आपको ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेसिकली वो आपके ईच प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ पे फ़िल्टर का नाम दे रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट पैरेलल पाथ्स हैं और इन पैरेलल पाथ्स की वजह से हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है एक ही सेम टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा कि अगर एक पाथ जो है सही से वर्क नहीं भी कर रहा तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग पाथ्स होंगे वो ईजीली जो है वो हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते रहेंगे। समझ आ गई बात की? चलो जी, तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से जो है डायग्राम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास रहता है अगला आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर। आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर 24 के लास्ट पे 24 के अंदर 4 डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ी थी, याद है? आर्किटेक्चर डिज़ाइन की 4 डिफरेंट पैटर्न्स या 4 डिफरेंट स्टाइल्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास पहला स्टाइल क्या था? डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। दूसरा हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तीसरा हमने तीसरा हमने वहाँ पे देखा था लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो ये दोस्तों आपको वो तीसरा पैटर्न है, वो तीसरा स्टाइल है जिसको यूज़ करते हुए आप अपना आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हो। और इसके बाद चौथा कौन सा था? चौथा था आपका वो वाला रेफरेंस आर्किटेक्चर। आगे चल के आएगा रेफरेंस आर्किटेक्चर। ये देखो रेफरेंस आर्किटेक्चर, ये आपका लास्ट जो है वो पैटर्न है। तो यहाँ पे अब हम तीसरे पैटर्न की बात करते हैं जिसका नाम है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर नाम से ज़ाहिर होता है दोस्तों, यानी एक ऐसा आर्किटेक्चर
जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि आप डिफरेंट लेयर्स को इस्तेमाल करते हो अपने डिफरेंट सर्विसेज और फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा आर्किटेक्चर है, ये देखो कहता है लेयर्ड आर्किटेक्चर हैज़ मेनी डिफरेंट लेयर्स, कहता है इसमें बहुत सी लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम where different layers are used to provide services and functionalities and the inner layers are closer to the machine layer than the outer layer। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है, कहता है जो लेयर आर्किटेक्चर होता है उसमें डिफरेंट तरह की लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेम लाइक वैसे ही जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अपने इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हो, डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल करते हो। वो लेयर्स क्या करती हैं, वो आपकी डिफरेंट तरह की सर्विसेज या फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें जो सबसे इनर लेयर होती है ना, जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है, वो आपकी मशीन के बहुत ही करीब होती है, बहुत ही करीब होती है। तो आपको एमसीक्यू में सारे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी लेयर आपकी मशीन के ज़्यादा करीब होती है, तो आपने कहना इनर लेयर जो है वो हमारी मशीन के ज़्यादा क्लोजर होती है एज़ कम्पेयर टू आउटर लेयर के, एज़ कम्पेयर टू आउटर लेयर के। समझ आ गई बात की? आगे ईच लेयर आइसोलेट द आउटर लेयर फ्रॉम इनर कम्प्लेक्सिटीज़। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, कहता है जो आपकी आउटर लेयर होती है ना, वो आपकी इनर लेयर से जो है वो क्या होती है, अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब हर लेयर एक दूसरे के साथ मिली हुई है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हर लेयर दूसरी लेयर से क्या होती है, अलग होती है, ताकि एक लेयर का जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो दूसरी लेयर को इफेक्ट ना करें। समझ आ गई बात की? आगे वर्क प्रॉपरली द आउटर लेयर ओनली नीड टू नो द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द इनर लेयर। कहता है अपने काम को अच्छा बनाने के लिए हम लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे पास आउटर लेयर होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ज़रूरत होती है किसकी, आपकी इनर लेयर की इंटरफेस की, आपके लिए इनर लेयर के इंटरफेस की। मतलब जैसे उसको इनर लेयर का इंटरफेस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो वर्क प्रॉपरली करना स्टार्ट कर देगी आपकी आउटर लेयर। समझ आ गई बात की? आगे कह रहा है इफ़ देर आर एनी चेंज इन द इनर लेयर, वही बात आ गई जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हर लेयर दूसरी लेयर से अलग होती है। अगर अंदरूनी लेयर में कोई चेंजिंग आएगी ना, तो उसकी वजह से आपकी बैरूनी लेयर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्त ये कि अगर आप अपनी इनर लेयर का पूरा इंटरफेस ही अगर चेंज कर दोगे तो फिर आपकी आउटर लेयर में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इंटरफेस उसका चेंज नहीं करते, वैसे आप उसमें जो मर्जी मतलब चेंजिंग कर रही हो, तो उसकी वजह से आपकी आउटर लेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आ गई बात की? तो ये दोस्तों इसकी डायग्राम बनी हुई है, देखो ये आपकी इसमें 4 लेयर्स होती हैं। लेयर्स आर्किटेक्चर के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदरूनी लेयर को हम जो है वो कोर लेयर कहते हैं, जिसको हम इनर लेयर का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर उससे बाहर जो है यूटिलिटी लेयर होती है, उससे बाहर हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, और उससे बाहर हमारे पास यूज़र इंटरफेस लेयर होती है। समझ आ गई बात की? तो ये 4 जो है वो लेयर्स होती हैं लेयर आर्किटेक्चर के अंदर। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी लेयर जो है वो लेयर आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे बैरूनी यूज़र इंटरफेस लेयर, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर, उसके अंदर यूटिलिटी लेयर, और उसके अंदर कोर लेयर या जिसको हम इनर लेयर कह रहे हैं, जो कि हमारी, और ये कोर लेयर जो है हमारी मशीन के बहुत ही करीब होती है, मशीन हार्डवेयर के। आगे दोस्तों अगला आर्किटेक्चर आ जाता है जी रेफरेंस आर्किटेक्चर। दोस्तों रेफरेंस आर्किटेक्चर बेसिकली सेम जो है ना ओएसआई मॉडल की तरह काम करता है। जैसे आपने पढ़ा था ना नेटवर्किंग के अंदर, CS 610 के अंदर नेटवर्किंग के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि ओएसआई मॉडल होता है जिसके अंदर जिसको हम नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपना जो डाटा है नेटवर्किंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड करने के लिए हम ओएसआई मॉडल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। कहता है ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना, सेम इन्हीं लेयर्स की तरह जो है वो हमारा रेफरेंस जो लेयर्स है आर्किटेक्चर ये भी काम करता है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट जो है वो क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। मतलब इसमें ये देखो जरा, कहता है रेफरेंस आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ फिजिकल आर्किटेक्चर। कहता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने कि रेफरेंस आर्किटेक्चर एक फिजिकल आर्किटेक्चर नहीं होता। आगे इट इज़ ओनली अ रेफरेंस, कहता है ये ओनली एक रेफरेंस होता है फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल्स एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। कहता है बेसिकली इसका मेन इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को डिवेल्प करते हैं और डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल सेट करके। तो यानी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि रेफरेंस आर्किटेक्चर के अंदर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो सेट करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को डिवेल्प कर सकें या डिज़ाइन कर सकें बाय डिफरेंट यूजिंग पार्टीज़। समझ आई बात की? तो ये इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डेफिनेशन लिख देनी है। बाकी इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है। बाकी ये आगे लिखा हुआ है कॉमन एग्जांपल ऑफ ओएसआई मॉडल। अगर पेपर में आपसे पूछ आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि रेफरेंस आर्किटेक्चर जो है वो किसकी तरह काम करता है, मतलब किसकी तरह कॉमन एग्जांपल है उसकी। तो उसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? तो आपने कहना ओएसआई मॉडल की। ओएसआई जो मॉडल है वो कॉमन एग्जांपल है किसकी? रेफरेंस आर्किटेक्चर की। तो बस आपने इसकी डेफिनेशन और ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं।
उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी हमारे पास पार्टीशनिंग द आर्किटेक्चर। पार्टीशनिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम अपने एक मेन सिस्टम को छोटे छोटे सब सिस्टम में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम जब अपने उस सब सिस्टम पे दोस्तों काम करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, दूसरा हमारा जो वर्क करने का स्टाइल है वो भी बहुत ईजी हो जाएगा, और तीसरा हमारी जो बड़ा सिस्टम था जो उसकी बड़ी कम्प्लेक्सिटीज थी वो छोटी छोटी सब सिस्टम में डिवाइड होने के बाद हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान हो गया। तो ये पार्टीशन आर्किटेक्चर बेसिकली नाम से जुड़ा गया ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम अपने, ये देखो यहाँ लिखा हुआ कहता है डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट सब सिस्टम सो द वी गेट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कहता है जब हमने एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना होता है ना, तो हम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उसकी फंक्शनलिटीज़ होती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट सब सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, विच इज़ ईजी टू मेंटेनेंस, ताकि हम उसकी मेंटेनेंस करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए। दोस्तों ऐसे आर्किटेक्चर को हम पार्टीशनिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। आगे यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, पार्टीशनिंग ऑफ आर्किटेक्चर में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कहता है जो हमारे पास पार्टीशनिंग आर्किटेक्चर ना, इसके अंदर हम अपने होल सिस्टम को जब सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं तो वो हम हॉरिजॉन्टल भी उसको डिवाइड कर सकते हैं और वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइम में दोनों भी कर सकते हैं और एक टाइम में अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल भी उसको पार्टीशनिंग उसकी कर सकते हैं या फिर वर्टिकल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि हमने अभी भी बात की कि पार्टीशनिंग के अंदर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं और वर्टिकल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर हम वर्टिकल पार्टीशनिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। कहता है अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग हम तब करते हैं, वी डिफाइन सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द मॉड्यूल हायरार्की। जब हमने अपनी मॉड्यूल हायरार्की को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर अलग करना हो, तब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच मेजर फंक्शन एंड कंट्रोल मॉड्यूल्स। और कहता है हम ऐसा क्यों करते हैं, अपने एक मेन सिस्टम को छोटी छोटी ब्रांचेस में क्यों सेपरेट करते हैं, यानी और उसकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्यों करते हैं। वो कहता है ताकि हम अपने ईच मेजर फंक्शन जो हमारे डिफरेंट तरह के मेजर फंक्शंस एंड कंट्रोल मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। कहता है यानी एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन होनी है ना, उसको अच्छे से करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग की। दोस्तों अब यहाँ पे वर्टिकल पार्टीशनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। कहता है वर्टिकल पार्टीशनिंग डिवाइड द एप्लीकेशन फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग परस्पेक्टिव। कहता है जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि अपने सिस्टम को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर रहे थे, ताकि उनके दरमियान जो डिफरेंट मेजर फंक्शन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें। जबकि वर्टिकल पार्टीशनिंग हम इसलिए करते हैं या अपने एप्लीकेशन को डिवाइड इसलिए करते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग के अंदर, ताकि हम जो डिसीजन मेकिंग परस्पेक्टिव है ना उसको अच्छा बना सकें। समझ आई बात की, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छा बनाया जा सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है कि दिस पार्टीशनिंग इज आल्सो नोन एज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग यानी ये जो आपकी वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है ना, इसका दूसरा नाम है फैक्टरिंग। तो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पूछा जाता है कि बताओ वर्टिकल पार्टीशनिंग का दूसरा नाम क्या, तो आपने कहना है फैक्टरिंग इसका दूसरा नाम है। समझ आ गई बात की। चलें जी आगे दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला लास्ट टॉपिक एनालाइजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन। यानी इसमें क्या बता रहा है, यानी कहता है जब आप कोई भी आर्किटेक्चर का डिज़ाइन तैयार करते हो तो उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। एनालाइज का मतलब ये होता है कि मतलब आप ये कैसे चेक करते हो कि ये आपने जो डिज़ाइन तैयार किया ये बिल्कुल ठीक है, ये आर्किटेक्चर आपके काम का है या नहीं है, ये आपको फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। तो कहता है उसके 5 स्टेप्स हैं, उसके 5 पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को देखते हुए आप ये जज करते हो कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ठीक वर्क करेगा ये या नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है एनालाइजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में बताओ, तो आपने सिर्फ ये 5 पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं। समझ की बात की, और आपने कुछ नहीं करना। तो पहला पॉइंट कौन सा है, कलेक्ट सिनेरियोज के। सबसे पहले हम अपने जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो हमने इंप्लीमेंट करने हैं, कि जैसे हमने लॉगिन करना है ये भी एक सिनेरियो है, हमने जो है रजिस्टर करना है अकाउंट को ये भी एक सिनेरियो है। तो मतलब डिफरेंट जो हमारे पास सिनेरियोज हैं सबसे पहले हम उनको कलेक्ट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सिनेरियोज हैं हमारे इसके अंदर सिस्टम के अंदर। जब वो कलेक्ट हो जाते हैं फिर दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स एंड इन्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। मतलब अपने उस सिनेरियोज के अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स यूज़ होने हैं, और उसकी इन्वायरमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम सारी की सारी जो है वो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर स्टाइल्स पैटर्न। यानी वही ऊपर बात हम फिर तीसरे नंबर पर हम जो है उसका स्टाइल और पैटर्न जो है चेक करते हैं कि हमने कौन सा स्टाइल और कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। ऊपर आपने 4 पैटर्न पढ़ के आए हो डिटेल के साथ, याद आए 4 पैटर्न अभी भी हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपने डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर पढ़ा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा, लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ा और रेफरेंस आर्किटेक्चर पढ़ा। इन चारों में से कौन सा आपने आर्किटेक्चर इस्तेमाल करना है तो वो आप डिस्क्राइब करते हो। फिर चौथे नंबर पर क्या करते हो, जब वो डिस्क्राइब हो जाता है फिर इवेल्यूएट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। फिर आप अपने
क्वालिटी एट्रीब्यूट यानी एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी को जो है इवेल्युएट करते हो। और फिर लास्ट पे 5वें नंबर पे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई द सेंसिटिविटी ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कि आपके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा सेंसिटिविटी है उनकी, मतलब जिनका ज़्यादा ख्याल रखना हमने, उसको जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप आपने जो है लिख देने हैं जब आपको ये पूछा जाए कि एनालाइजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है, तो इसके बारे में आपने ये 5 स्टेप्स लिख देने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।